के इलाके में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जिसकी मुख्य तौर पर 2-3 वजहें होती हैं। पहला धूल की वजह से, दूसरा गाड़ियों के प्रदूषण की वजह से, और तीसरा बायोमास बर्निंग। इन सोर्सेज के साथ साथ जब मेट्रोलॉजिकल सिचुएशन दिल्ली के अंदर परिवर्तित होती है, हवा की स्पीड कम होती है, हवा का रुख बदलता है, उन सभी कारकों का प्रभाव दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी में जो है योगदान देता है। जैसा CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ये घोषित किया था कि इस बार का जो ग्रैब सिस्टम है वो 3 दिन पहले आगामी AQI के स्तर का अनुमान लगा करके लागू किया जाएगा। अभी जो अनुमान एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं उसके अनुसार 1 नवंबर से हवा की जो स्पीड है वो 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना दिख रही है। जो हवा का रुख है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ टर्न करने की संकेत मिल रहे हैं और उसके आधार पर ये संभावना जताई जा रही है कि 1 नवंबर से AQI का जो स्तर है वो 400 के ऊपर जाएगा, जो सीवियर कैटेगरी में है, और उसके अनुरूप ग्रैब का तीसरा स्टेज लागू करने के लिए कल CAQM ने मीटिंग करके डायरेक्शन जारी किया। आज हमने दिल्ली के अंदर जितनी एजेंसीज हैं, खासतौर से कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई, उन सभी एजेंसीज के साथ हमने आज मीटिंग की, जिसमें PWD, CPWD, MCD, रेलवे, DDA, जो तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कोई काम करने वाली एजेंसियां हैं, और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट DPCC के साथ, जिसके आधार पर दिल्ली के अंदर जो CAQM का ऑर्डर आया है पूरे NCR के लिए, दिल्ली के अंदर हमने उसको इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्ट्रांग मॉनिटरिंग सिस्टम हमने तैयार किया है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डायरेक्शन होने के बावजूद भी, कंस्ट्रक्शन बैन होने के बावजूद भी अंदर खाने गतिविधियां चलती रहती हैं। इसके लिए आज हमने बैठक में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मॉनिटरिंग के लिए जो टीम बनाई है वो 586 टीमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के बनाई गई हैं, जिसमें DMRC की 3 टीमें, NDMC की 1, PWD की 6 टीमें हैं, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की 4 टीमें, MCD की 300, DPCP की 33 टीमें, DSIDC की 20, CPWD की 6, DDA की 33, DJB की 14, रेवेन्यू की 165, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट और NHI की 1 टीमें हैं। ये टीमें आज से दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन डिमोल्यूशन काम पर बैन लगाया जा रहा है उसके मॉनिटरिंग के काम को अब करेंगे। पहले ये इंस्पेक्शन कर रहे थे कि जो डस्ट नॉर्म्स मैनेजमेंट हैं उनको लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अब चूंकि आज से बैन दिल्ली के अंदर किया जा रहा है तो इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए ये काम करेंगी। जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कामों पे जो बैन दिल्ली के अंदर लगाया जा रहा है उसमें कुछ छूटें
दी जा रही हैं जहां पे काम इस दौरान चलेंगे, लेकिन जहां पे छूट दी जा रही है वहां पर भी जो कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स हैं उनको स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ेगा। अगर इंस्पेक्शन में वो साइट्स कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को, डस्ट मैनेजमेंट के नॉर्म्स को अगर फॉलो करते हुए नहीं पाई जाती हैं तो उन साइटों को भी बंद किया जा सकता है। जिन जिन गतिविधियों को इसमें छूट दी जा रही है उसमें रेलवे की सेवाएं और रेलवे स्टेशनों सहित मेट्रो रेल की सेवाएं, हवाई अड्डा और अंतरराज्य बस टर्मिनल पे छूट रहेगी काम करने की। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो परियोजनाएं गतिविधियां हैं, अस्पताल से संबंधित गतिविधियों पे छूट रहेगी। रैखिक सार्वजनिक जो परियोजनाएं हैं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पोषण पाइपलाइन आदि पे, सीवेज उपचार संयंत्र और जल आपूर्ति स्वच्छता परियोजनाओं में रहेगी। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो इंटीरियर वर्क है जैसे प्लम्बिंग का कार्य है किया जा सकता है इस दौरान, आंतरिक डेकोरेशन का जो काम है उसको किया जा सकता है, आंतरिक जो बिजली फिटिंग का काम है किया जा सकता है, फर्नीचर का काम जो है वो किया जा सकता है। तो इस दौरान इन कामों को करने की छूट रहेगी। जिन कामों पर पूरी तरह से जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है उसमें कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन पे बोरिंग, ड्रिलिंग के कार्य सहित खुदाई, भरने और मिट्टी के काम पर प्रतिबंध रहेगा पूरी तरह। निर्माण और बिल्डिंग संचालन सहित जो तमाम संरचनात्मक निर्माण कार्य हैं उस पर बंद रहेगा। डिमोलिशन के काम पर, विध्वंस के कार्य पर बैन रहेगा। परियोजना स्थल सहित भारत में भीतर के अंदर भी निर्माण कार्य और लोडिंग अपलोडिंग पर जो है बैन रहेगा। कच्चे माल के स्थानांतरण, मैनुअल रूप से फ्लाई ऐश सहित जो इस तरह के कार्य हैं उनके स्थानांतरण पर बैन रहेगा। कच्ची सड़कों पे वाहन के आने जाने पे बैन रहेगा। एनसीआर राज्य में सरकारें और जो आरएमसी का जो काम हो रहा है उस पर बैन रहेगा। ओपन जो ट्रेंच सिस्टम है, सीवर लाइन, वाटर लाइन, ड्रेनेज कार्य जो ओपन में हो रहे हैं उस पर जो है बैन रहेगा। टाइलों, पत्थरों और अन्य चीज़ों के काटने पर बैन रहेगा। फर्श सामग्री के काटने बैन रहेगा। पीसने की जो गतिविधियां होती हैं उस पर बैन रहेगा। इस तरह की जो जितनी गतिविधियां हैं इन पर जो है वो बैन जो है वो लागू रहेगा। जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर इसको दोहरा देता हूं कि दिल्ली के अंदर आज से जो बैन लगाया गया है उसमें जैसा मैंने बताया कि कुछ कामों पर छूट है, लेकिन वहां पर जो डस्ट मैनेजमेंट के मेजर्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो करते हुए नहीं पाए जा सकते हैं तो उनके भी काम को बंद करा दिया जाएगा। दूसरा, अभी जो रिपोर्ट आज डीपीसीसी ने हमें दी उसके अनुसार दिल्ली के अंदर जितने हमारे स्टेशंस हैं मेजर्स करने वाले पोल्यूशन, वो अभी 400 के नीचे हैं। लेकिन आनंद विहार और विवेक विहार दो जो स्टेशंस हैं जहां 440 और 408 AQI का लेवल जो है वो मापा जा रहा है। इसलिए इन दो जगहों पर अभी जो एनालिसिस की गई उसके अनुसार 3 चीज़ें वहाँ पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। एक, वहाँ पर RRTC का काम चल रहा है तो उनको डायरेक्शन दिया गया है कि स्ट्रिक्ट जो है वो डस्ट मैनेजमेंट उसको फॉलो करें। दूसरा, सरकार की तरफ से एक स्पेशल ड्राइव वहाँ पे चलाया जा रहा है और वहाँ पर 15 हमने जहाँ पे पोल्यूशन लेवल कम है वहाँ से जो मोबाइल स्मॉग गन है उनको डाइवर्ट करके वहाँ पे स्टेशन हमने कर दिया है जो इसी एरियाज में वर्क करेंगे।
7 MCD ने वहाँ पर अपने स्प्रिंकलर लगाए हैं जो 24/7 वहाँ पे छिड़काव का काम करेंगे। अब हम फायर ब्रिगेड्स की जो गाड़ियाँ हैं उनको भी हम अब इस काम में लगा रहे हैं, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी खासतौर से जो हॉट स्पॉट्स के एरिया हैं वहाँ पर उनके माध्यम से भी पानी के छिड़काव का जो है वो काम किया जाएगा। अभी तक पूरे दिल्ली के अंदर जो अभी सभी एजेंसियों ने जो हमें बताया है कि जो पूरे दिल्ली में 521 वाटर स्प्रिंकलर जो है अब दिल्ली के अंदर छिड़काव का काम कर रहे हैं। एंटी स्मॉग गन 233 जो स्टेशंस हैं उनको लगाया गया है अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, और जो 115 मोबाइल एंटी स्मॉग गन है जिसको हमने लॉन्च किया था वो भी पूरे दिल्ली के अंदर उस पर वो काम कर रहे हैं। आनंद विहार में 440 और 408 विवेक विहार में। तो अभी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे मापा जा रहा है। तो उसमें जैसे हमने कहा एक तो डस्ट का है, दूसरा जो है मेरा खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन दोनों जगहों पे जो AQI बढ़ रहा है उसमें जो डीजल की बसें जो आ रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल मेजर किया जा रहा है बॉर्डर पे, तो मेरा उनसे निवेदन है कि अगर इसको अल्टरनेट कर सकें और वहाँ पे कम से कम NCR में अगर CNG बसों को चलाया जाए तो उससे कम से कम ये जो बॉर्डर्स के एरिया में जो एकदम से AQI जंप कर रहा है उसमें थोड़ा सी गिरावट आ सकती है। आनंद विहार का पहले भी हायर ही रहा है हमेशा से, तो इसमें और क्या फैक्टर है? आपने RRCTC का बताया कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके अलावा भी क्या फैक्टर है जो उसमें तो मेजर फैक्टर वही है डीजल की गाड़ियां जो वहाँ पर जो बसें डीजल के ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंट रोल है, और जिसमें ये डस्ट वाला RRTC का जो काम है वो उसमें शुरू हुआ है। तो इसीलिए डस्ट के कंट्रोल के लिए हमने ये मोबाइल एंटी स्मॉग गन को वहाँ पे हमने स्पेशली जो है फोकस करके स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। गोपाल जी, कहीं शिफ्ट करने की भी बात की बहुत पहले, तो क्या उस पर भी कोई बात बनी है? नहीं, अभी तो उस पर हमारे नॉलेज में नहीं है। गोपाल जी, पराली जलाने के जो मामले हैं वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर क्या हो रहा है? क्योंकि पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा पराली के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर आप अभी देखिए, अभी जो रिपोर्ट है करीब 1800 जगहों पे पराली जो है जल रही है। तो उसमें तो मेजर यही है कि अभी तो उतना नहीं है, लेकिन 1 नवंबर से अगर नॉर्थ वेस्ट की हवा का रुख चेंज होता है तो हवा का रुख बदलते ही फिर उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आना और शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों राज्यों में ये एक राज्य में जी 1800 जगह आपने कहा पराली जल रही है, ये किस राज्य का डेटा है? नहीं, ये जो डेटा है वो टोटल का है, हरियाणा पंजाब यूपी। सर, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को 2 मुद्दों पर घेर रही है, बेसिकली पोल्यूशन पे घेर रही है, जिसमें एक बात ये कर रही है कि पराली सबसे ज्यादा पंजाब में जल रही है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दूसरा, वो यमुना को लेकर के कह रहे हैं कि आपने 8 साल हो गए अभी तक क्लीन नहीं कर पाए। तो इन दोनों को मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी कैसे बीजेपी को जवाब देगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से व्यवहार कर रही है उससे साफ दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़े, इसकी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 3 निर्णय भाजपा की सरकारों ने लिया है। पहला निर्णय, पंजाब की पराली को लेकर के पहले से चर्चा होती रही, हमारी सरकार बनी, उस सरकार बनने के बाद किसानों से मुख्यमंत्री जी ने बैठक करी वहाँ पंजाब में, सबने मिलकर के एक रास्ता निकाला कि जो सब्सिडी दी जाती है किसानों को उसकी जगह पे उनको आर्थिक सहयोग दिया जाए, जिससे कि उस पराली के घटना को रोका जा सके। उसके लिए आर्थिक सपोर्ट के लिए यह डिसाइड हुआ था कि 2500 रुपये उनको दिया जाएगा, जिसमें से 500 रुपये पंजाब सरकार देने को तैयार हो गई। दिल्ली सरकार ने भी यह निर्णय लिया कि दिल्ली के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, हम भी 500 रुपये देंगे। लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार ने जिस तरह से उस पूरे प्लान को मना किया
उससे इस बात का अंदाजा लगता है कि पंजाब में पराली कम हो, ये भाजपा की मंशा ही नहीं है। क्योंकि हम ये बार बार कहते हैं कि जो ये प्रदूषण की समस्या है वो एक राज्य की समस्या नहीं है, ये पूरे एयर सीट की समस्या है। सब मिल करके जब प्रयास करेंगे तभी इसमें कमी आएगी। दूसरा, हमने क्या देखा भाजपा का, पहला निर्णय पराली को लेकर हमने बता दिया। दूसरा, पटाखे जब बैन करने के लिए निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो भाजपा ने एड़ी से चोटी लगाया कि पटाखे जलाए जाएं। तीसरा, अभी हम देख रहे हैं 2 साल से दिल्ली के अंदर जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जैसे डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने अभी कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा दिया, सीओक्यूएम ने बैन लगाया। उसी तरह से जो व्हीकल पोल्यूशन है, गाड़ियों का प्रदूषण है, उसको कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हम चलाते हैं, 2 साल से चल रहा है। वही सारे नियम हैं, वही सारे सिस्टम है। इस बार एलजी साहब ने रोक लगा दी। पहले उन्होंने बहाना लिया तारीखों का, फिर तारीखें तो बदलनी थी, 28 का तो 29 होना था, 29 को 30 भी होना था। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो तारीखों का पहले बहाना बनाया, फिर बोले कि जी समय नहीं था, 1 हफ्ते छुट्टी थी। जब छुट्टी खत्म हुई तो फाइल उन्होंने वापस कर दी। अब जब इस समय इमरजेंसी मेजर्स लेने की जरूरत है, उस समय हम दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन नहीं चला पा रहे हैं। ये भाजपा का निर्णय है। तो भाजपा किस मुंह से कह रही है प्रदूषण, तो चाहती है कि प्रदूषण बढ़े। पंजाब में पराली का प्लान बनाया, उसको उन्होंने कट किया। पटाखे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए कि इसको किस तरह से बढ़ाया जाए। अभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हम चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसको रोक लगाया जा रहा है। तो भाजपा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है इसको लेकर के। सर, फाइल में 31 अक्टूबर जो लिखा था उसको आप क्लैरिफाई कैसे करें? हम बहुत बार क्लेरिफाई कर चुके हैं। 31 अक्टूबर आज क्या तारीख है? आज 30 है। फाइल कहां क्या किया? अगर मान लो उसमें 28 तारीख होती तो एलजी साहब कहते कि अलाउ। आपने पहले क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? पहले हमने ये किया था, मैंने उस दिन भी क्लेरिफाई किया था, जब प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा था तब सीएम साहब ने ये कहा था कि इसको पहले लागू किया जाए। हमने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंस किया था कि 28 तारीख से इसकी तैयारी शुरू की जाए। ये कोई अंडरग्राउंड काम नहीं था, सार्वजनिक तौर पर ऐलान हुआ था। उनको तो रोकना था, तो डेट से क्या फर्क पड़ जाता है। एलजी ने जो सवाल उठाया है कि इसकी टेक्निकल और स्थायी समाधान की जरूरत है और कोई इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? उन्होंने एक और चीज कहा सर, वॉलंटियर्स की सुरक्षा सेहत को में भी लेकर। सवाल उठाया है। 2 बातें मैं इसको क्लियर कर दूं। अभी पूरा ग्रैब सिस्टम हम लागू कर रहे हैं। आज से हमने दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन को बैन कर दिया। इसका कोई असेसमेंट नहीं हुआ है कि पिछली साल जब कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन बैन किया था तो कितना कम हुआ था। हम ये जो इतना वाटर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं उससे कितना कम होता है। जो पूरा ग्रैब सिस्टम और जो सारा इमरजेंसी मेजर लिया जाता है वो पोल्यूशन सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत किया जाता है। किस आधार पर कि किन किन चीजों की वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। जैसे डस्ट पोल्यूशन बढ़ता है कंस्ट्रक्शन वर्क से, तो कंस्ट्रक्शन वर्क को बैन कर दिया गया।